हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण एवं उनका मापन। इससे पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अब पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं। पदार्थों के गुणों को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे हैं रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में हम उन गुणों को देखते हैं जिनमें पदार्थों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रंग है, हमें किसी पदार्थ का कलर देखना है तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है। रंग है, गंध है, स्वाद है, तो इनके लिए हमें पदार्थों के किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है। गलनांक, क्वथनांक भी भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में अगर हमें कोई पदार्थ अम्ल है, एसिड है या बेस है तो उसकी अम्लीयता, क्षारीयता ये ज्ञात करने के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे गुण जिसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता हो, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो, रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे अम्लीयता है, क्षारीयता है, क्रियाशीलता है, कोई पदार्थ कितना क्रियाशील है उसे भी हम रासायनिक क्रिया द्वारा ही ज्ञात कर पाते हैं। दहन, पदार्थ ज्वलनशील है या नहीं है, तो ये सब रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही ज्ञात होते हैं। तो ये हुए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण। अब हमें पढ़ना है कि पदार्थों का मापन, पदार्थ के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे गुण होते हैं जिनका हमें मापन करना होता है। उन्हें हम प्रायोगिक तौर पर या प्रेक्षण के द्वारा ज्ञात करके लिखते हैं। तो जो मापन योग्य गुण होते हैं, जैसे हमें किसी कमरे की लंबाई नापना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो कोई संख्या और दूसरा उस संख्या के साथ लिखी हुई इकाई। जैसे कमरे की लंबाई यदि 10 मीटर है या 5 मीटर है तो 5 और 10 ये तो अंक होते हैं और आगे जो मीटर लिखा है वो इकाई होती है। बिना इकाई के अंक का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर मापन के लिए हमें संख्या, नंबर और इकाई इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा कि 2 चीनी, तो 2 चीनी से मतलब बिना इकाई के इस 2 का कोई महत्व नहीं है। 2 चीनी मतलब 2 किलोग्राम चीनी, 2 बोरी चीनी या फिर 2 ग्राम चीनी। तो जब तक इकाई ना हो तो मापन में संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। मापन के लिए हमें संख्या और इकाई दोनों की जरूरत पड़ती है। मापन के लिए बहुत पहले से हम 2 प्रकार की प्रणालियों का उपयोग करते आए हैं। पहली प्रणाली है अंग्रेजी पद्धति या इंग्लिश सिस्टम। और मापन की दूसरी पद्धति मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक पद्धति, और इसे
मीट्रिक सिस्टम। तो इस तरह से ये मापन की पहले दो पद्धति थी, दो प्रणाली थी, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मीट्रिक सिस्टम। इसमें से जो इंग्लिश सिस्टम है इसका उपयोग बहुत कम किया जाता था। क्यों किया जाता था इसका उपयोग बहुत कम? क्योंकि इसमें दशमलव के लिए कोई स्थान नहीं था, यहाँ हम दशमलव का उपयोग नहीं कर सकते थे। जबकि मीट्रिक पद्धति इसमें दशमलव को स्थान दिया गया और इसका उपयोग अधिकतर देशों में किया जाता रहा है। अगर हम यहाँ लिखें कि 2.5 तो 2.5 को अंग्रेजी पद्धति में नहीं लिख सकते। यहाँ पर या तो 2 होता है या 3 होता है, 2.5 या 2.5 जैसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर दशमलव को कोई स्थान था ही नहीं। मीट्रिक पद्धति दशमलव पर आधारित थी और इसे हम 2.5 इस तरह से लिख सकते थे। इसके बाद भी वैज्ञानिकों के मन में रहा कि कोई ऐसी प्रणाली हो जिसमें इकाइयों में समरूपता रहे और सभी देशों में एक जैसी इकाइयों का उपयोग किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने, या जो हम कहें कि भार एवं मापन की जो समिति है, अंतरराष्ट्रीय समिति, भार एवं मापन की अंतरराष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमेटी, उन्होंने कुछ ऐसी इकाइयां दी, अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, इंटरनेशनल यूनिट, और उन्हें हम कहते हैं SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम संक्षिप्त में SI यूनिट क्या कहते हैं? SI यूनिट, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ I, इंटरनेशनल यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट। और इसमें दो तरह से हम इकाइयों को व्यक्त करते हैं। एक है मूल इकाइयां जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी है व्युत्पन्न इकाइयां, ड्राइव यूनिट। तो जो इकाइयां हैं, SI यूनिट है, ये दो प्रकार की हैं। एक मूल इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी व्युत्पन्न इकाइयां। मूल इकाइयां दी गई हैं और इनकी सहायता से, इनका उपयोग करके हम व्युत्पन्न इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एक टेबल के माध्यम से जो मूल इकाइयां हैं, 7 मूल इकाइयां हैं, उन 7 मूल इकाइयों को हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं। ये 7 मूल मात्रक हैं, भौतिक राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 भौतिक राशियों के SI यूनिट दिए गए हैं। लंबाई को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान, इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसकी जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, जिसे हम kg से डिनोट करते हैं। समय को स्मॉल t से डिनोट करते हैं
और इसकी एसआई यूनिट सेकंड है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ताप को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट केल्विन है जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है और जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, रसायन में हमें पदार्थ की मात्रा का, बहुत सूक्ष्म मात्रा का उपयोग करना पड़ता है और उसे हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई होती है मोल और मोल को हम सिंबल के रूप में MOL लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को हम IV से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है जिसे हम CD से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट, जो 7 एसआई यूनिट हैं, इनके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनका उपयोग हम एंगल के मेजरमेंट में करते हैं। अब हम कुछ भौतिक राशियों को यहाँ पढ़ेंगे। पहले द्रव्यमान, व भार, मास व वेट, दोनों में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान स्थिर होता है और भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक जैसा रहता है और भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण परिवर्तित हो जाता है। रसायन में हम द्रव्यमान और भार को समान रूप से पढ़ते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम मानते हैं या किलोग्राम पढ़ते हैं। भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो भार की इकाई एसआई यूनिट न्यूटन पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम द्रव्यमान और भार को किलोग्राम में पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में जब हम विलयन तैयार करते हैं तो बहुत कम मात्रा का उपयोग करना होता है और ऐसी स्थिति में हम छोटी इकाई का उपयोग करते हैं और वो इकाई होती है ग्राम्स। ग्राम में हम किसी पदार्थ को तौलते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इस तरह से हम जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो किलोग्राम के स्थान पर छोटी इकाई ग्राम का उपयोग करते हैं। दूसरी भौतिक राशि आयतन। आयतन का उपयोग भी केमिस्ट्री में विलयन बनाने के लिए किया जाता है। आयतन शब्द से मतलब हमें समझ में आता है कि किसी तरल पदार्थ के लिए उपयोग में ला रहे हैं, पर आयतन वह होता है जो किसी वस्तु के अंदर जितना द्रव पदार्थ आ जाता है वो उसका आयतन, या कोई सामग्री कितनी आ सकती है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे यदि हमने एक घनीय पात्र लिया तो इस घन का आयतन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसकी लंबाई हम L ले लें, चौड़ाई विड्थ W है और हाइट H है। अब यहाँ पर चूंकि यह घनीय पात्र है तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होती है और उस समय इसका आयतन L क्यूब होता है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की एसआई यूनिट मीटर है तो आयतन की इकाई मीटर क्यूब होती है। आयतन को हम प्रयोगशाला में
लीटर में मापते हैं और लीटर इकाई बड़ी होने के कारण हम मिलीलीटर का उपयोग करते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम सीसी में भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो इस तरह से हम इनको एक इकाई से दूसरे उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो आयतन के बाद अब हम अगली भौतिक राशि ताप का मेजरमेंट किस प्रकार करते हैं, टेम्परेचर या ताप। ताप को दैनिक जीवन में या दैनिक उपयोग में नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। किस इकाई का? डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ऐसा यूनिट केल्विन है। जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसकी यूनिट फ़ारेनहाइट है। प्रयोगशाला में हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ये यहाँ पर तीनों थर्मामीटर लिए हैं। ये केल्विन तापमापी, ये हमने लिया डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये केल्विन तापमापी है, ये सेल्सियस तापमापी है और ये फ़ारेनहाइट है। इनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो जल का हिमांक बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? जल का फ्रीजिंग पॉइंट या जल का हिमांक। जल का हिमांक बिंदु होता है। अगर हम केल्विन के लिए देखें तो केल्विन में जल का हिमांक बिंदु 273 होता है। कितना होता है? 273। और जो अंतिम बिंदु होता है वो होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट या जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो केल्विन में अंतिम बिंदु है वो 373 होता है। इस तरह से केल्विन तापमापी कितने भागों में बटा होता है? इसके 100 भाग होते हैं। ये 100 भाग में 100 पार्ट्स में बटा होता है। डिग्री सेल्सियस, इसमें प्रारंभिक बिंदु 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री सेल्सियस। ये 273 केल्विन है। केल्विन में हम डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी कितने भाग में बटा हुआ है? सेल्सियस तापमापी, ये भी 100 पार्ट 100 भाग में बटा हुआ है। फ़ारेनहाइट तापमापी, इसका प्रारंभिक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो जल के हिमांक को दर्शाता है। और अंतिम जो है इसका वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 212। अब यहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये कितने? 180 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 180 भाग में। यदि हम इन तीनों तापमापी में संबंध निकालें तो इसके लिए हम यहाँ एक फार्मूला लिखते हैं और वो है
डिग्री सेल्सियस माइनस 0, 0 मतलब इसका इनिशियल बिंदु, और ये कितने भागों में बटा हुआ है? 100 भाग में। दूसरा हमने ले लिया फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इनिशियल पॉइंट जो प्रारंभिक बिंदु है 32, और कितने भागों में बटा हुआ है? 180। और इसी तरह से अगर हम कौन सा लें? केल्विन वाला लें, तो केल्विन वाले में केल्विन माइनस 273, और कितने भागों में बटा है? 100 में बटा हुआ है। इसको आप कहीं भी पहले केल्विन वाला ले सकते हैं, फिर सेल्सियस वाला, किसी भी तरह से इन तीनों को लिख सकते हैं। अब ये जो संख्याएं हैं, इनको यदि हमें छोटी संख्या में परिवर्तित करना हो तो हम इन तीनों को कितने से? 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा डिग्री सेल्सियस। 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 जोड़ दें या घटा दें कोई अंतर नहीं आता है। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, ये 20 से कितनी बार? 5 बार कैंसिल हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये 9 बार कैंसिल होगा। और केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। तो इस तरह से हम इसको छोटी संख्याओं में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हमें किसी भी दो तापमापी में हमें संबंध निकालना है। मान लो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो हम इन दोनों को लेते हैं और ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर 5 को हम इधर ले जाएं अपॉन 9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध निकालना है तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, और अगर हम इसे इधर लाते हैं तो केल्विन बराबर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपको केवल 2 रिलेशन यहाँ याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में यदि टेम्परेचर दिया है और हमें केल्विन में उसको बदलना है तो हम क्या करेंगे? 273 उसमें ऐड कर देंगे, तो डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो ये 2 फार्मूले आपको ज़्यादा काम आते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और अगली जो भौतिक राशि है वो है घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम घनत्व की भी SI यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं या व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है और आयतन की जो SI यूनिट है वो मीटर क्यूब होती है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। अगर हम इसे छोटी इकाई में लिखना चाहें तो हम इसे ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 भी लिखते हैं। तो इस तरह से हम व्युत्पन्न इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं।